हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 कृषि। और इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो इस चैप्टर में दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनका भी हम लोग उत्तर देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहो, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। और भी चैप्टर 1, 2, 3 का आपको आई बटन इस जगह पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से आई बटन पे देख सकते हो 1, 2, 3 और उससे भी रिलेटेड जो 10th क्लास से हैं उन सभी वीडियोस को आई बटन पे लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट में जो कहा है वो बहुवैकल्पिक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल या कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े समय तक के लिए या लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ऑप्शन ए में क्या वह स्थानांतरित कृषि है, बागवानी कृषि है, रोपण है या गहन कृषि है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी कृषि हो जाएगी, ये आपका रोपण कृषि है जो एक ही क्षेत्रों में लंबे समय तक, लंबे चौड़े क्षेत्रों में एक ही फसल को उगाया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है इनमें से कौन सी रबी फसल है। ऑप्शन ए में चावल है, चना है, मोटे अनाज है या कपास है। तो रबी फसल जाहिर सी बात है आपका चना हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, क्या दालें हैं, ज्वार तिल है, मोटे अनाज है या तिल है। तो यहाँ पे फलीदार फसल की बात करा है तो फलीदार फसल आपका दालें हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। क्या अधिकतम सहायता मूल्य देने के लिए घोषणा करती है, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य देने के लिए घोषणा करती है। तो सरकार यहाँ से न्यूनतम सहायता मूल्य देने की घोषणा करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब जो हम लोग देखेंगे वह 30 शब्दों वाले प्रश्न देखेंगे। कहें तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो आपको 30 शब्दों में देने हैं। बच्चों आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो हमने लिखा है कि चाय एक पेय पदार्थ है। बच्चों हमने यहाँ पे चाय लिया, आप कॉफी भी ले सकते हो, कॉफी को लेकर भी लिख सकते हो, हमने चाय को लेकर लिखा है। तो चाय एक पेय पदार्थ है और चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांत युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढालवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता है। बच्चों हमने यहाँ पे ये बताया कि चाय का खेती कहाँ पे किया जा सकता है और इसमें ये भी बताने की कोशिश किया कि चाय को उपजाने के लिए कितना तापमान और कौन कौन से जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आप इसको अच्छे से देखोगे तो तोड़ के हमने बताने की कोशिश किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं। खाद्य कहें तो खाने वाले फसल का नाम बताना है और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण भी आपको देने हैं। तो हमने गेहूं को लेकर के बात किया है, आप चावल पर भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे लिखा है कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। आप लोग कमेंट में बताओगे कि भारत का पहली महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन है, ये कमेंट में आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भारत की दूसरी फसल है, महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। और गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ये 2 क्षेत्र में मुख्य रूप से गेहूं उगाए जाते हैं, जिनमें आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। देखो बच्चों हमने यहाँ पे ये बताया कि गेहूं
एक खाद्यान्न फसल है, उसको उपजाने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए और कौन कौन से राज्य उगाते हैं, इन सभी चीजों को हमने यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। उत्तर में मैंने लिखा कि किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने फसल बीमा ठीक है ना, कम दर पर ऋण सुविधाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन कहते हैं, ठीक है ना, लोन प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना किया है। किसानों के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जिसको हम लोग PSI भी कहते हैं, उसको शुरू किया गया है। और इसके अलावा आकाशवाणी, जिसको हम लोग टीवी कहते हो, ठीक है ना, टीवी और रेडियो, ठीक है ना, टीवी और रेडियो पे किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ये सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाए गए कार्यक्रम हैं। तो हमने यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? इसका कहने का मतलब है ना कि प्रतिदिन यानी हर समय, जैसे कहने का मतलब किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन था, ठीक है ना, उसके 5 भाई, यानी 5 भाई कहने का मतलब किस चीज में बढ़ोतरी हुआ, तो जनसंख्या में भैया बढ़ोतरी हुआ। तो जनसंख्या में पहले 1 था और इसका 5 हो गया, तो अब पांचों जमीन 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कृषि का जो भूमि होगा, अब बताओ इसमें से तो कमेगा ही ना, क्योंकि पांचों को रहने के लिए आवास चाहिए, कुछ और भी कार्य करने के लिए चाहिए, घर बनाना हो या पशु को रखना हो या और भी अनेक कार्य। तो यहाँ पे कृषि करने योग्य जो भूमि है वो कम रही है, बढ़ रही है, कम रही है ना। तो यही पे हमने लिखा है ना कि हाँ, हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण ने कृषि योग्य भूमि को विनाश कर रहा है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि खदानों को उत्पादित करने के लिए उपजाऊ भूमि नहीं रह पाएगी। ये चीज हमने लिखा है और इसका सबसे बहुत बड़ी कारण है जनसंख्या और औद्योगिकरण। और सबसे बड़ी बाधा जनसंख्या है। जब जनसंख्या बढ़ेगा ही नहीं तो उद्योग आएगा कहां से? तो यही चीज हमने समझा दिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर, जिसको 120 शब्दों में आपको जवाब देने हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं। यानी कृषि को और भी अच्छे तरीके से बढ़ाया जाए तो सरकार ने कौन कौन से उपाय बता रखा है। तो आइए बात कर लेते हैं। हमने उत्तर में लिखा है कि भारत तो एक कृषि प्रधान देश है ही, जहां 60% कहने का मतलब 100 में 60 लोग से अधिक कृषि पर ही जीवित है या कृषि पर ही आश्रित है। और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने अनेक उपाय सुझाए हैं जो निम्न है, जिनमें आप फर्स्ट में देख सकते हो कि सरकार ने सामूहिकरण, जमींदारी प्रणाली के सहयोग और उन्मूलन को प्राथमिकता दी है। साथ में भूमि सुधार के लिए उसने पंचवर्षीय योजना भी लाया है। और किसान ने हरित क्रांति, और ये हरित क्रांति जो हुआ था बच्चों, वह गेहूं पर हुआ था। तो इन सभी चीजों से सरकार ने उपाय सुझाया है। और उसने प्रमुख सिंचाई परियोजना का भी स्थापना किया, जिनमें आप देख सकते हो बांध, ठीक है ना, नहर, इन सभी का इसने इन्होंने एक जाल बिछाया है ताकि किसान को और कृषि करने वाले लोगों को इससे सहायता मिल सके। साथ में इसने फसल बीमा भी चलाया है। सरकारी संस्थाएं भी खोल रखी है, जिनमें सहकारी बैंक कह सकते हो, सहकारी बैंक, साथ में क्रेडिट कार्ड भी किसानों के लिए जारी करवा दिया है। एक सभी किसने करवाया? तो सरकार ने। फिर लास्ट में हमने लिखा है कि भारतीय कृषि में सुधार के लिए विश्वविद्यालय भी खोले गए, जिसमें आपको पढ़े लिखे लोग आपको सजेशन देंगे, यानी किसानों को सजेशन देंगे कि आपको कृषि कैसे करनी है, खेती कैसे करनी है, कौन कौन से तरीके से करनी है, कौन कौन से तरीके से नहीं करनी है। तो ये सभी चीजों को भारत सरकार ने किसानों के लिए उचित कदम उठाए हैं, ठीक है ना। और लास्ट में हमने लिख दिया है कि अंततः इन्हीं सभी परियोजनाओं से कृषि में सुधार लाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। वैश्वीकरण कहने का मतलब विश्व का क्या प्रभाव पड़ा है भारत के कृषि पर।
तो उत्तर में हमने लिखा है कि औपनिवेशिक काल से ही, औपनिवेशिक काल से कहें तो अंग्रेजों के समय से, और अंग्रेजों कहें तो ब्रिटिश काल से ही, ठीक है ना। तो औपनिवेशिक काल से भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है या प्रभाव रहा है, जिनमें गरम मसाले, कच्चे कपास तथा अनेक प्रकार के मसाले भारत से विदेशों में निर्यात किए जाते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया था। 1917 में बिहार में इन्हीं कच्चे मालों के लिए, कहने का मतलब कपास के लिए, चंपारण में आंदोलन हुआ था जो नील की खेती को लेकर हुआ था। और इस प्रकार भारतीय कृषि के लिए वैश्वीकरण के वरदान और श्राप दोनों देखे जाते हैं। और भी हमने इसमें लिखा है कि 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें चावल, कपास, रबड़, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद, यानी कहने का मतलब ये उत्पादन करने वाला देश भारत रहा है, लेकिन भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, यानी उससे बराबरी करने में असमर्थ है भारतीय कृषि विश्व के कृषि से, ठीक है ना, यानी विदेशों कह सकते हो, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है, यानी सहायता दी जाती है। हमारे यहाँ तो सरकार सुनता ही नहीं है, सरकार के पास आवाज लगाओ तो सुनता ही नहीं, जाता ही नहीं है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति भी सुधारनी होगी। तो यहाँ पे वैश्वीकरण को हमने समझा दिया, क्या वैश्वीकरण के प्रभाव भारत पे पड़े थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, यानी चावल की खेती के लिए क्या क्या स्थिति चाहिए, कौन कौन से जमीन चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितना बारिश चाहिए, कितना वहां पे मिट्टी की उपजाऊता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि चावल भैया एक खरीफ फसल है जो उत्तर और पूर्वी भारत के मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्रों में उगाई जाती है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और अधिक आर्द्रता जिसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जा सकता है, जिनमें नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। तो जब यहाँ पे देखा जाए तो चावल की खेती उपजाने के लिए क्या क्या तापमान चाहिए और कौन कौन से देश में उगाया जा रहा है और क्या क्या इनकी उपलब्धता होनी चाहिए जिससे आप चावल की खेती को अच्छे से कर सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही तक। कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और यदि चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और इसी तरह स्माइल करते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ।